तो स्टूडेंट, मैं घनश्याम प्रसाद क्वालिटेटिव क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसे मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को कुछ टॉपिक बताए थे, संविधान का परिचय और संविधान की उद्देशिका के बारे में आप लोगों ने उसका अभ्यास भी किया होगा। मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है पढ़ने से अधिक प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। प्री के लिए क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना है, जो आते हैं अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं उनको खोजना है। मेंस के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने का अभ्यास करना है। आज मैं आप लोगों को भारत के संघात्मक ढांचे के बारे में बताऊंगा। आप जो पढ़ते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से लिखा है, भारत राज्यों से निर्मित संघ है। इसका आशय है कि भारत संघ है जहां केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का तो बंटवारा है और तथा दोनों का सह-अस्तित्व बना हुआ है। लेकिन आप लोग पढ़ते हैं कि संघ अनेक प्रकार के होते हैं, अर्ध संघ, संघ, परिसंघ। अगर मैं एक अच्छे संघ का उदाहरण दूं, आदर्श संघ का उदाहरण दूं, तो अमेरिका का व्यवस्था ऐसी है, अमेरिका का संघ ऐसा है जो आदर्श संघ के लक्षण लिए हुए। आदर्श संघ वह होता है जहां शक्तियों का संतुलन बराबर होता है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, विभाजन बराबर होता है। ये जो तराजू है, पलड़ा है, दोनों का बराबर होता है। लेकिन हमारे देश का जो संघात्मक व्यवस्था है वो अमेरिका की तरह नहीं है, बल्कि हमारी व्यवस्था को झुकाव कनाडा की ओर अधिक है। भारत राज्यों से निर्मित संघ है। यह भारत अमेरिका की तरह राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे अमेरिका में ये है कि अनेक राज्य मिलकर एक बड़े संघ का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश की जो संघात्मक ढांचा है वो संविधान की परिधि के तहत है। एक तो संघ और राज्य के बीच अस्तित्व है, शक्तियों का विभाजन है, लेकिन किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। आज हमारा जो संघ है, संघात्मक व्यवस्था है, हमारे विचारकों के, विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ इसे संघ मानते हैं, अर्ध संघ मानते हैं, परिसंघ मानते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, डी.डी. बसु जो संविधान के एक बड़े विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था का ये संतुलन है, मिश्रण है। वही हमारे अम्बेडकर जी भी पुष्ट करते हैं। लेकिन वही एम.बी. पायलिंग है, उनका मानना है कि हमारी जो व्यवस्था है या हमारा जो संघात्मक ढांचा है वो स्वरूप में तो संघात्मक है, लेकिन आत्मा इसकी एकात्मक है, यूनिटरी है। आप लोग जानते हैं और ये हम पाते भी हैं जब अध्ययन करते हैं अपने संघात्मक व्यवस्था का, कि सामान्य परिस्थितियों में तो ऐसा लगता है कि हमारी व्यवस्था संतुलित है, लेकिन विशेष परिस्थितियां जब उत्पन्न होती है तो झुकाव केंद्र की ओर हो जाता है, यानी एकात्मक झुकाव हो जाता है। अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका में जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि वहाँ के संघ में एक तो राज्यों की अलग अलग नागरिकता है, राज्यों के अपने अलग अलग संविधान है, राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग न्यायपालिका है जो उनकी अंतिम न्यायपालिका होती है। हमारे देश की न्यायपालिका जो है एकीकृत न्यायपालिका होती है। हमारी जो व्यवस्था है कनाडाई व्यवस्था से नजदीक है, ना कि हमारी व्यवस्था अमेरिका व्यवस्था से नजदीक है, अमेरिकन व्यवस्था से नजदीक है। दुनिया में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं जो एकात्मक होती हैं, संघात्मक होती हैं। जैसे ब्रिटेन की व्यवस्था ले लीजिए, एकात्मक आप पाएंगे। अमेरिका की, कनाडा की, भारत की ले लीजिए, आप संघात्मक पाएंगे। लेकिन हम अपने देश को पूर्ण रूप से संघ नहीं कह सकते। कुछ संघात्मक चरित्र ऐसे हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि भारत की व्यवस्था संघात्मक है, लेकिन कुछ चरित्र ऐसे भी हैं जो संघात्मक ढांचा होते हुए भी इसका झुकाव एकात्मक की ओर कर देते हैं। जैसे अगर हम कहें कि संघात्मक लक्षण भारत के
संघात्मक व्यवस्था के क्या हैं, तो आप कहेंगे दोहरी शासन व्यवस्था। एक तरफ केंद्र है, एक तरफ राज्य है। संविधान में दोनों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जिनका विवरण हमारे संविधान में अनुच्छेद 245 से 300 तक मिलता है। ये विभाजन विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में है, जो आप लोगों को केंद्र राज्य संबंध या संघ राज्य संबंध में बताया जाएगा। दोनों दोहरी विधायिका, केंद्र की अपनी विधायिका है, राज्यों की अपनी विधायिका है। दोहरी शासन व्यवस्था, केंद्र या संघ समवर्ती सूची, संघ सूची पर कानून बनाता है और राज्य सूची, समवर्ती सूची पर कानून बनाते हैं। राज्य संविधान के दायरे में प्रशासनिक व्यवस्था करता है, अपनी फाइनेंशियल मैटर को देखता है और विधायी मैटर को देखता है। तो आप कह सकते हैं दोहरी सरकार की स्थापना हमारे देश में की गई है, जो इसका संघात्मक लक्षण है। संघ राज्यों के बीच शक्तियों का क्लियर कट विभाजन होता है, लेकिन बहुत ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जहां हमारा संविधान मौन है, और उस मौन को तोड़ने का कार्य हमारे देश की न्यायपालिका करती है। कई ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं समय समय पर, जहां संविधान का स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। उस स्पष्टीकरण को देने का काम हमारी न्यायपालिका करती है। दो सदनी विधायिका आप लोग जानते हैं कि केंद्र में राज्यसभा है और लोकसभा है। लोकसभा को जनता की प्रतिनिधि संस्था माना जाता है और राज्यसभा को राज्यों की प्रतिनिधि संस्था माना जाता है। अगर राज्यों के हितों में किसी प्रकार का कोई होता है तो राज्यसभा उसे सुनिश्चित करती है। उसी तरह पूरे देश के जो मामले हैं या जन समस्याओं से जुड़े हुए नीतियों योजनाओं से मामले हैं या जनता से जुड़े मामले हैं, वो हमारी लोकसभा करती है। राज्यसभा को भी अधिकार है, लेकिन विशेष रूप से वो राज्यों के मामलों पर दखल कर देती है। कुछ संशोधन ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, संविधान संशोधन 3 प्रकार होते हैं। सामान्य बहुमत से, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत आधे राज्यों के समर्थन से। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं हमारे संविधान में जहां संघात्मक ढांचा प्रभावित होता है, न्यायपालिका की शक्तियां प्रभावित होती हैं। ये सारी चीजें राज्य के हित प्रभावित होते हैं। उन विधेयकों को राज्यों की, उन संशोधनों में राज्यों की सहमत, आधे से ज्यादा राज्यों की सहमत आवश्यक हो जाती है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि कुछ मामलों में राज्य को भी अधिकार संविधान संशोधन के मामलों में दिया गया है, जो संघात्मक ढांचे की पुष्टि करता है, मजबूत करता है। एक हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका, जो टॉप पर उच्चतम न्यायालय है, जिसकी परिधि में पूरे देश के न्यायिक मामले आते हैं, जो संविधान ने व्याख्या की है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों की या अनेक मामलों की। अगर संघ उन पर हस्तक्षेप करता है राज्यों के मामले में, तो रोकने का काम, नियंत्रित करने का काम हमारी न्यायपालिका द्वारा उसे किया जाता है। यानी राज्यों के हितों को सुनिश्चित हमारी न्यायपालिका करती है। लिखित संविधान है जो संघात्मक ढांचे की पुष्टि करता है, और संघात्मक ढांचे की पुष्टि में शक्तियों का या दोनों के बीच स्पष्ट रूप से संविधान में विभाजन है। राज्य अपने दायरे में काम करेगा और संघ केंद्र अपने दायरे में काम करेगी। दोनों के बीच किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है तो उसे हमारी न्यायपालिका देखने का काम करेगी। ये तो अगर मैं कहूँ कुछ संघात्मक चरित्र हैं जिसके आधार पर कह सकते हैं आप कि भारत एक संघ है, लेकिन इसके बावजूद हमारी व्यवस्था संघात्मक तो है, लेकिन झुकाव ये केंद्र की तरफ अधिक लिया हुआ है। और इस अवस्था पे आप कह सकते हो कि संघात्मक होते हुए भी इसकी आत्मा क्या है? एकात्मक है। और उसकी पुष्टि हम इस प्रकार कर सकते हैं, एकल नागरिकता।
भारत में अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है, हम सब भारत के लोग हैं। ये बात सही है, इसके फायदे भी हैं। ये देश की एकता और अखंडता को मजबूत करती है। हमें अलग अलग राज्यों की अलग अलग नागरिकताएं नहीं मिली हैं अमेरिका की तरह। हम सभी स्वतंत्रता सुविधाओं का उपभोग पूरे देश में कर सकते हैं। एकल संविधान। अमेरिका की तरह हमारे देश के राज्यों का अलग अलग संविधान नहीं है। एक ही संविधान की परिधि में केंद्र और राज्य हैं। संविधान जो इजाजत राज्यों को देता है, राज्य उसे करते हैं, और हमारा संविधान जो इजाजत केंद्र को देता है, उन शक्तियों का उपभोग हमारा केंद्र करता है। एकीकृत न्यायपालिका। आप जानते हैं हमारी न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय है, राज्यों में उच्च न्यायालय है और जिलों में अधीनस्थ न्यायालय काम करते हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय अंतिम न्यायालय के रूप में माना जाता है। हमारे देश की अलग अलग न्यायपालिकाएं नहीं है, बल्कि एकीकृत है, और अंतिम निर्णय किसका मान्य होता है? उच्चतम न्यायालय का, जो कि केंद्र में है, दिल्ली में है, और ये संघात्मक चरित्र के विरुद्ध माना जाता है। शक्तियों का झुकाव केंद्र की ओर है। अनेक ऐसे मामले हैं, चाहे आप विधायी मामले ले लो, समवर्ती सूची का मामला ले लो, केंद्र और राज्य को दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अगर विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र का माना जाता है। राज्य सूची पर भी केंद्र कानून बना सकता है। अंतरराष्ट्रीय शांति समझौते जो अनुच्छेद 253 में है, लागू करवाने के लिए भी केंद्र कानून बनाकर थोप सकता है राज्यों में। आप कह सकते हो शक्तियों का झुकाव केंद्र की ओर अधिक है, जो इसकी एकात्मक चरित्र को पुष्टि करता है। संविधान में कुछ ऐसे बातें हैं, यह हमारी 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाते हैं, और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं इन तीनों सूचियों में नहीं है, और ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्रीय संसद को है। राज्यों को यह अधिकार नहीं मिला है, जो संघात्मक चरित्र के विरुद्ध है। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के विशेष परिस्थितियों में आपातकाल लगाने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 307 वित्तीय आपातकाल, जिसका विवरण आप लोगों को आगे अच्छे से दिया जाएगा। लेकिन यहाँ राज्यों की सहमति नहीं ली जाती है, ये केंद्र की शक्ति है। 356 तो हमारे देश में बहुत ही विवाद का विषय रहा। हमारे संविधान विशेषज्ञों का यहाँ तक मानना है कि इस अनुच्छेद को ही समाप्त कर देना चाहिए। बहुत से मामले में केंद्र राज्य पर 356 जबरदस्ती इम्पोज कर देता है बिना राज्यों की सहमति, और इस आड़ में हमें अनेक उदाहरण इतिहास में मिलते हैं जहां केंद्र राज्यों पर अनुच्छेद 356 की आड़ में तानाशाही करता है। तो आपातकाल की शक्तियां भी हमारे एकात्मक संविधान की ओर ज्यादा वो करती है, यह शक्तियों का झुकाव केंद्र की ओर कर देती है। आप जानते हैं केंद्रीय सेवाएं, राज्य की सेवाएं और अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं जिनका विवरण अनुच्छेद 312 में मिलता है, 3 है। IAS है, IPS है और IFS है। इनकी नियुक्तियां तो केंद्र करता है, लेकिन ये सेवाएं अपनी राज्यों में देते हैं। राज्य में रहते हुए इनका झुकाव केंद्र की ओर बना रहता है, जो केंद्र और राज्य के बीच अक्सर तनाव का कारण बन जाता है। और कभी कभी ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है कि इनकी आड़ में केंद्र राज्यों में तानाशाही करता है, डिक्टेटरशिप करता है, या राज्यों की शक्तियों को प्रभावित करने का काम करता है। और ये चरित्र हमारे व्यवस्था को का झुकाव एकात्मक की ओर कर देता है। संविधान संशोधन की शक्ति, मैंने पहले भी बताया, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। कोई भी संविधान संशोधन संबंधी विधेयक केंद्र में लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है।
राज्यों में कोई भी संविधान संशोधन विधेयक इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। यानी हमारा झुकाव व्यवस्था का किधर है? केंद्र की तरफ। फिर ये केंद्र बिना राज्यों की सहमति के केंद्र को यह अधिकार मिला हुआ है कि उनके क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन वो कर सकता है। एक राज्य को कई राज्य में बना देना या अनेक राज्यों को एक राज्य मिलकर विलय कर देना, ये सारे अधिकार मिले हुए हैं, हमारी केंद्र को मिले हुए हैं। और ये सारी चीजें के अनुसार हम कह सकते हैं कि हमारी व्यवस्था अगर कहें है तो संघात्मक, लेकिन इसका जो चरित्र है, इसका जो झुकाव है, वो एकात्मक की ओर है। अनेक संघ हैं। सच में अगर कहें संघात्मक का मतलब ये होना चाहिए कि आदर्श संघ होना चाहिए जहां शक्तियों का बराबर दोनों के बीच हो, केंद्र और राज्य के बीच दोनों के बीच हो। लेकिन हमारे देश की व्यवस्था में जब हम वास्तविक रूप से देखते हैं, ये स्वतंत्रता संविधान से ही है कि झुकाव केंद्र की ओर अधिक बना हुआ है। ये बात जरूर है, ये सरकारों पर निर्भर करता है। केंद्र और राज्य के बीच तालमेल बेहतर रहता है तो राज्यों की व्यवस्थाएं अच्छी चलती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये संतुलन खराब हो जाता है। तो अनेक मुद्दे होते हैं, सशस्त्र बल की तैनाती को लेकर, वित्त के मामले के बंटवारे को लेकर, या 356 की व्यवस्था को लेकर, ये सारे मामले होते हैं अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर, और ये केंद्र राज्य के बीच तनाव का कारण बन जाते हैं। अनेक राज्यों को ये शिकायत बनी रहती है कि केंद्र हमारे साथ भेदभाव करता है। आप अनेक राज्य वर्तमान में देख ही रहे हैं, जैसे पिछले कुछ दिनों में दिल्ली और केंद्र के बाद बीच विवाद आप लोगों ने देखा होगा, जहां न्यायपालिका को दखल देना पड़ा है। वही पश्चिम बंगाल का मामला आप लोग देख रहे हैं। अगर हम कहें संविधान तो व्याख्या कर देता है, लेकिन साथ साथ ये जरूरी ही है कि दोनों के बीच तालमेल, केंद्र और राज्य के बीच होना जरूरी है। सौहार्द, सहयोग की भावना होना जरूरी है। जब किसी राज्य की व्यवस्था या किसी राज्य का सहयोग समन्वय केंद्र के साथ बेहतर होता है, वह राज्य की व्यवस्था बेहतर होती है, अच्छी होती है, जिसे उसके राज्य की जनता को उसका लाभ मिलता है। अगर दोनों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रायः व्यवस्था में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। न्यायपालिका तो दखल देती है, ये बात जरूर है, लेकिन वो दखल देने में अगर देरी होती है उस समय तो समस्याएं तो उत्पन्न होती ही। इसलिए जरूरी है कि हमारी जो ढांचा है, संघात्मक ढांचा है, झुकाव भले एकात्मक की ओर है, लेकिन अगर हम दोनों के बीच बेहतर तालमेल है राज्य और केंद्र के बीच, तो वो व्यवस्था जहां संविधान सही स्पष्टीकरण हमारा नहीं देता है, अगर दोनों के बीच सहयोग और समन्वय है तो व्यवस्था बेहतर चलती है, जो हम अनेक प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में देखे भी हैं, वर्तमान में भी देख रहे हैं। लेकिन अगर तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका खामियाजा प्रायः राज्यों को भुगतना पड़ता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी जो व्यवस्था तो है संघात्मक, हमारी व्यवस्था संघात्मक है, लेकिन इसका झुकाव एकात्मक की ओर अधिक है। आज मेरा क्लास यहीं तक रहेगा। थैंक यू।